दोस्तों, आज मैंने जो खबर पढ़ी है अखबार में, एक्चुअली ये थोड़ी पुरानी खबर है, मैंने मेरी नज़र इस पर आज पढ़ी और उस खबर को पढ़कर मुझे माँ और नानी दोनों याद आ गए क्योंकि वो खबर है माँ के बारे में कि फ्यूचर में रोबोट हमारी माँ बनने वाले हैं। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी दोस्त हैं सुजाता मेरे साथ। तो सुजाता को मैंने इस बातचीत के लिए क्यों चुना है वो भी मैं आपको बता दूं। ये फिल्म मेकर हैं, पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिखती रही हैं, लेकिन साथ में ये एक माँ भी हैं। तो हम एक रियल लाइफ माँ से बात करेंगे कि भाई आज जब रोबोट माँ बनने जा रहा है तो ये जो माँ बैठी है इनका क्या कहना है इस खबर के बारे में। देखिए, अभी बननी शुरू हुई नहीं है, लेकिन काम चल रहा है, विचार आ गया है, तो समझ लीजिए किसी दिन हो भी जाएगा। 10 महीने का गर्भ होगा, क्या क्या होगा, तो बात करते हैं। सुजाता, बहुत बहुत स्वागत है, हम बातचीत करते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि तुमने ही मुझे बताया कि यार ये मैंने ऐसी खबर पढ़ी है, उसके बाद मैंने उसको पढ़ा, तो एक माँ होने के नाते तुम्हें क्या लगा कि मतलब रोबोट अब बच्चे को जन्म देगा? हाँ, ये खबर थोड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी पढ़ कर के, और इसको इमेजिन करके। मुझे एक चीज़, हम लोग जो कई बार उज्जवल बात करते हैं ना कि हम उस ज़माने से आए हैं जहाँ फ़ोन नहीं था, मतलब फ़ोन था लेकिन ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं था। हाँ। लैंडलाइन होता था, और हमने इतनी सारी मतलब तकनीक में इतना सारा चेंजेस हमने देखे हैं कि मोबाइल आ गया, एआई आ गया, जहाँ लिखना पड़ता था आज लिखना नहीं है, रिकॉर्डिंग, मतलब हम रिकॉर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये एक खबर इतने आप में इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है इसलिए ये सोच के कि क्या कल हमारी ज़रूरत ही नहीं है माँ की, मतलब। पर ये सोच के ये डर भी लगता है कि देखो, माँ होना सिर्फ, या माँ बनना सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक भावनात्मक प्रक्रिया है पूरी तरह से। बिल्कुल, बायोलॉजिकल से ज़्यादा भावनात्मक है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं माँ बनी थी, और एक इमोशनल कनेक्ट इतना होता है, जो कहते हैं कि आपका जब बच्चा गर्भ में है और उसके बाहर आने के बाद भी, कि अगर वो रोता था, मतलब जो मेरा बेटा है, अगर वो रोता था तो मुझे ऐसा नहीं है, वो NICU में था, वो अलग कमरे में था, लेकिन मुझे वो महसूस हो जाता था कि वो रो रहा है, और मैं दौड़ के वहाँ पहुँच जाती थी कि वो रो रहा है। तो नर्स हैरान होती थी कि नहीं, हम देख के आए, नहीं रो रहा है। मैं बोलती थी आप जाके देखिए वो रो रहा है, और वो रो रहा होता था, वो लाते थे मेरे पास। तो क्या रोबोट जो माँ बनेंगे, क्या उनके अंदर वो उस तरह की इमोशंस भी होंगे, और क्या उस तरह के इमोशंस फिर बच्चों में भी पास ऑन होंगे जो गर्भ में सीखते हैं, जो हमने पढ़ा है अर्जुन और अभिमन्यु और बिल्कुल, कि उन्होंने पेट में ही सीख लिया था कि कैसे उस चक्रव्यूह को तोड़ना है। अच्छा, सवाल कई सारे हैं। पहली बात तो ये कि क्या वो भावनात्मक बंधन होगा, नहीं होगा। दूसरा ये कि क्या ये सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेगा। तीसरा ये कि जिस तरह से एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है शरीर के अंदर, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कैसे डेवलप होगी। और क्या वो जो बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो समझदार होगा और उसे जब बताया जाएगा कि तुम असल में एक इंसान की पैदाइश हो ही नहीं, तुम्हें तो एक रोबोट ने पैदा किया, आप सोचिए कैसा धक्का लगेगा। हम फिल्मों में देखते हैं इस तरह के सीन्स की, बच्चे को बड़े होने के बाद पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट्स जो हैं वो नहीं है, और उसी में इतना झटका लगता है। मेरे पास मान हाँ, ये डायलॉग, मतलब क्या होगा, मेरे पास रोबोट है। पर उज्जवल, एक जैसे जैसे हम अभी इसकी बात करें ना कि समय जैसे चेंज हो रहा है, तो अगर तुम देखो कि नई जनरेशन तो तकनीक को बहुत ही गर्व से अपना रही है। हमें ये चीज़ के थोड़े महसूस होता है क्योंकि हमने दोनों पार्ट देखे हैं। तो ये वाली बात को मैं थोड़ा ये मानती हूँ कि किसी बच्चे को अगर ये पता चलेगा कि मेरी माँ तो रोबोट है, तो वो तो खुश ही होगा कि भाई अच्छा है क्योंकि उससे वो डिफरेंस शायद पता ही नहीं होगा ना, जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। पर हाँ, ये हमारे मानव उसमें कितना बैठेगा, मतलब हम लोगों के जो दुनिया है उसके लिए कितना अच्छा होगा एक तरह का। क्योंकि हम लोग सच में क्या रोबोट ही पैदा करेंगे, मतलब अगर रोबोट है तो वो उसी तरह का चीज़ आएगी ना, मतलब कितना इमोशंस होंगे उसके अंदर, और कैसे मैं वही सोच रहा हूँ कि इंसान की जो भगवान बनने की ये कोशिश है, ये उसे किस गड्ढे में लेकर जाएगी। मतलब ये पहले जब मैंने खबर पढ़ी तो उसके बाद मुझे सामने आया कि भाई 10 महीने का वो समय लेगा रोबोट, और रोबो वॉर्म जो होगी उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जैसे कि माँ के गर्भ में होता है। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या इंसान भगवान बनना चाहता है। दूसरा, प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। आपको याद होगा जिस वक्त कोविड आया था, तो वो जो प्रोसेस है, मुझे मेडिकल टर्म में नहीं पता, मैं दर्शकों को वैसे ही बताता हूँ, जो नाल सेव की जाती है, नाभि से जो बच्चा जुड़ा होता है माँ के गर्भ में, वो नाल सेव की जाती है, और ये रहता है कि आगे अगर इसे कोई बीमारी होती है तो वो काम आएगा। तो वो क्या उसके बच्चे के नाभि नहीं होगी, या नाभि कैसी विकसित होगी, क्या वो प्लास्टिक की होगी, तमाम सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे।
हाँ, साइंस के हिसाब से तुम्हारे सवाल अपनी जगह पे राइट हैं कि वो किस तरीके से उसको करेंगे और कैसे वो प्रक्रिया पूरी क्या होगी जिसमें जिससे ये होगा। एक चीज़ और मुझे लगता है, देखो उसके अगर पहलू देखें, पॉजिटिव पहलू भी हम देखें तो ये है कि बहुत सारी महिलाएं जो माँ बनना चाहती है और नहीं बन पा रही हैं, और अभी सरोगेसी में भी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि उनको डर लगता है सरोगेट करने में। इसमें हो सकता है उनके लिए एक बहुत बड़ा नया चेंज हो जिसको कि वो लोग पसंद, मतलब जो कि उनके लिए प्लस अब मैं तुमसे इस पे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और हम जानते हैं कि जैसे तुम पिता नहीं हो, तुम्हें कभी ये मन करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो तुम्हें सिंगल पेरेंट या मतलब फादर बना सके, और वो चीज़, और क्या तुम मेंटली उस चीज़ को कभी सोच पाते हो कि या इमोशनली? मुझसे पहली बार किसी ने एक्चुअली ये सवाल पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब भी मैं अपने भाई बहनों के घर जाता हूँ या दोस्तों के घर जाता हूँ, उनके बच्चे हैं और वो बच्चे मुझे मेरे बच्चे जैसे ही लगते हैं, बड़ा अफेक्शनेट फील करता हूँ मैं उन सबके बीच। पता नहीं मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर कभी मौका आया बनने का तो शायद मैं बनना चाहूँगा। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है। मैं तुम सब लोगों को देखता हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, मेरे छोटे भाई बहनों के भी बच्चे हैं, मेरे बड़े भाई बहनों के भी बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। लेकिन ये किसी भी तरह से रोबोट से रिप्लेस नहीं होना चाहिए। रोबोट से तो मतलब हमारा इंसान का मुकाबला ना हो वही बेहतर है। जितनी चीज़ों में हम ले आए हैं ऑपरेशन करने में और मेडिकल साइंसेज में लेकर आ गए, लेकिन ये माँ और पिता अगर रोबोट बनने लगे ना, तो मुझे तो ये इसको सोचकर बहुत डर लग रहा है। हाँ, मतलब मैं तुम्हारी इस डर को समझ सकती हूँ, पर मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि बहुत सारे लोग जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जो मदर्स नहीं बन पाते हैं, शायद हो सकता है वो लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी का इंतज़ार कर रहे हो, या उन्हें लगता हो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, या हो भी सकता है हो आगे जा कर के। पर कहीं ना कहीं वो ज़रूर, मुझे लगता है ज़रूर ये बात रहेगी कि टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हम मोबाइल की बात करते हैं, जो सेम बात जो कि हम आपस में बात कर रहे हैं और हम मोबाइल के ज़रिए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो मज़ा नहीं आता जो मोबाइल सीधे सामने आमने बिल्कुल हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बच्चे रोबोट के ज़रिए होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है हम उनमें कुछ एक ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स शायद मिसिंग हो, या हो सकता है उसको, मतलब ये टेक्नोलॉजी किस तरह से उसको हैंडल करेगी, ये देखने वाली ज़रूर चीज़ होगी। जब रोबो बेबी की हम बात कर रहे हैं तो एक ख्याल मन में आता है कि अगर इसको लेकर कोई कानूनी अड़चन हुई तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? मान लीजिए बच्चा डेवलप हो गया और माता पिता ने कहा, जिन्होंने स्पर्म और एग डोनेट किए हैं, कि भैया हमको ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए था, तो इसको लेकर मुझे लगता है नए कानून बनाने होंगे। अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, सपोज़ बच्चा, मतलब हम मान तो रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ होंगे, क्योंकि सभी जो करवाना चाहेंगे ऐसे रोबो बेबी को पैदा करवाना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे, वो एक स्वस्थ और हेल्दी बेबी चाहेंगे। तो अगर ऐसे में सपोज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, नहीं होता वो हेल्दी बेबी, या कोई और चीज़ें होती हैं, तो उसमें उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? अस्पताल, डॉक्टर, रोबो मदर, और एक्चुअल मतलब जिनका वो ये होगा है या एग है वो, या मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पहले तो इस तरह के कानून की बात होगी। दूसरा, मुझे एक और चीज़ लगती है उज्ज्वल की, जो जैसे मदर, जो हमने बोला कि जो फीलिंग्स हैं कि अगर एक मदर होती है तो बच्चा पेट में मूवमेंट करता है, लात मारता है, वो सारे चीज़ों के भी अनुभव भी मदर बनने के अनुभव में आता है एक ना, क्योंकि आपका मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंटिंग का कोई स्कूल नहीं है। मतलब पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम बाप बनने के बाद ही सीखते जाते हैं, और बहुत गलतियां करते हैं। बहुत बार बहुत पेरेंट्स बहुत गलतियां करते हैं और खुद सीखते हैं। जैसे बच्चा गलतियां करके सीख रहा होता है, हम भी गलतियां करके सीख रहे होते हैं। कहते हैं ना, बच्चे के साथ माँ का भी तो जन्म होता है, तो वो सीख रहे होते हैं। तो अभी ऐसे में जब ही आपको एक बना बनाया बच्चा मिलेगा, तो जो हमारी सीखने की प्रक्रिया ABCD से शुरू होगी, वो सीधा यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पहुंच के सीख रहे हो। तो मतलब वो प्रक्रिया भी आपकी बदल जाएगी सीखने के साथ साथ। प्लस मुझे ये भी लगता है कि बच्चा जो आएगा, मतलब जब हम पालेंगे, जब उसे हम बड़ा कर रहे होंगे, तो क्या, क्योंकि उसके इमोशंस उस तरह से क्या भ्रूण में बने होंगे, डेवलप हुए होंगे, या वो उतना ही उसका अटैचमेंट हुआ होगा कि उसको ये बार बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और या उसके इमोशंस
किस तरह के होंगे, मतलब हमारे लिए ना कि वो सिर्फ ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ देखे हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो हुए हैं अभी तक, उनमें और इन होने वाले रोबो बेबीज़ में क्या फ़र्क होगा? जो अगर हम मोटे तौर पे कहें, जो मुझे लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में आपका टेस्ट ट्यूब में उसको डेवलप किया जाता है, अल्टीमेटली उसको भ्रूण तो हमेशा चाहिए, मतलब अभी तक जो है गर्भ तो चाहिए, माँ का गर्भ चाहिए। हाँ, माँ का गर्भ चाहिए, या किसी महिला का, स्त्री का, जैसे सरोगेट में भी किसी स्त्री का गर्भ चाहिए। बेसिकली एक इंसान की ज़रूरत होती है। पर जब ही रोबो वूम्ब होगा तो वो स्त्री का गर्भ नहीं होगा, वो एक मशीन के अंदर मतलब पूरी तरह से डेवलप होगा। तो 9 मंथ्स है, 10 मंथ्स जैसे हमने बात करी, उसके बाद जब वो बाहर आएगा तो वो एकदम मशीनी प्रक्रिया ही होगी पूरे 9 मंथ तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, मतलब जब तक वो बच्चा हो। तो अब ऐसे में आपको एक तैयार बेबी मिल रहा है ना, मतलब तो वो फ़र्क जो है मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा फ़र्क होगा शायद। और उसके बाद क्या ऐसा नहीं होने लग जाएगा कि मतलब हम उसे कैसे देखें, आने वाले इंसानियत और आने वाले दिनों में उस चीज़ को कैसे देखें कि उस टेक्नोलॉजी का क्या मिसयूज़ नहीं होगा। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पे मेरी ध्यान में आ रही है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में जन्म लेने वाला बच्चे की, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे ऐसा हो, मृत्यु हो जाती है, या किसी तरीके का उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी ऐसी क्रिएट हो जाती है, या कुछ भी ऐसा होता है जिसको फिर दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसकी कानूनन जिम्मेदारी क्या होगी? क्या देश में ऐसे कानून बनेंगे? देखिए अभी तो हम इस समय AI अभी आया है, 2-2.5 साल से AI हो रहा है, तो AI को लेकर तमाम कानून बन रहे हैं। यूट्यूब पर बोला गया है, सोशल मीडिया पर AI से आपने वीडियो बनाया तो ऊपर लिखिए, ऐसी तमाम चीज़ें जो नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसको लेकर भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, ये बात सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये टेक्नोलॉजी, अगर मैं जो सोच पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बात करें कि अभी की बात तो नहीं है कि इस पे काम बहुत पहले शुरू हुआ होगा, और अगर बहुत पहले काम शुरू हुआ है तो आने वाले 50 सालों में हमें ज़रूर रोबो बेबीज़ दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब तो आने वाले अगर 50 सालों में हम मानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बेबीज़ होंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उन बेबीज़ के साथ मतलब अगर वो इस दुनिया में सरवाइव करेगी तो उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनका हेल्थ इश्यूज़ और उनकी चीज़ें, उनकी प्रॉब्लम्स में दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होगा। क्या वो सामान्य बच्चों के साथ उन्हीं स्कूल्स में पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर कौन नंबर ज़्यादा लेकर आएगा? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये चीज़ें होंगी तो कानून तो उस हिसाब से उस तरह के बनेंगे और बहुत सारे बदलाव भी आएंगे। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2026 के लिए कहा गया है, जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, तो बाबा वेंगा की शायद भविष्यवाणी है कि 2026 में ये जो पृथ्वी पे रहने वाला इंसान है, ये दूसरे लोक में रहने वाले प्राणियों को देख लेगा या मिल लेगा, ऐसा कहा गया है। तो अब क्या ये उसकी शुरुआत है? क्या ये रोबो बेबी को ही हम कहें दूसरे लोक से आए हैं? दूसरे लोग से आए हैं, मुझे कहना वो लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि देखो इनको भी स्पर्म और वो तो चाहिए, एक तो चाहिए ही, उसके बाद ही होगा। उसके बिना भी अगर वो तरह की चीज़ कर ली तो फिर तो मतलब फिर इंसान भगवान बन जाएगा, फिर तो एकदम ही ये ख़त्म हो जाएगी। मगर हाँ, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे रोबो गर्भ में, वो जिस तरह का जिसके अंदर वो बच्चा 9 महीने रहेगा, वो भी अपने आप में एक इमेजिन करके देखने के जब हम सोचते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, आप वो भी कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि शायद वो लात भी मारे, मतलब ऑफ कोर्स वो मारेगा, वो चीज़ें होंगी, हाउ सो एवरीथिंग। अभी जब हम सब कुछ इमेजिन करते हैं तो एक तरह की हमें बहुत पूरी कल्पना लगती है। जैसे मुझे ये चीज़ उसी से याद आती है, अगर तुम्हें याद हो, जब हम छोटे थे, जब मैं आई थिंक 5th या मुझे ठीक से याद नहीं, पर जब तक मोबाइल नहीं आया था, और मैं ये खबर पढ़ती थी कहीं कि एक अभी ऐसा टाइम आएगा कि बिना तार वाला फ़ोन आ जाएगा और कहीं पे भी बैठ के आप कहीं भी बात कर सकोगे। तो वो इतनी अजीब चीज़ साउंड करती थी, क्योंकि हमारे घर ऐसे होते थे जहाँ फ़ोन टेलीफोन में नहीं होता था, विद वायर, मतलब वो भी 10 घरों के बाद एक घर में होता था। तो वहाँ पर जब कोई कहता था कि ऐसे फ़ोन आ जाएंगे, सबके हाथ में होंगे और कहीं से भी आप कहीं भी बात कर सकोगे, तो आज हम वही बात मुझे लग रहा है दोहरा रहे हैं कि जब हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसे बच्चे होंगे जो रोबोट ने पैदा किए होंगे और वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे।
एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे हम इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, हमने पेड़ काट दिए, पहाड़ तोड़ दिए, तो प्रकृति ने फिर हमें ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे समझाया, बताया कि भाई आपने गलत किया, और हम सब भुगत रहे हैं जो हमने किया है पूरी दुनिया में। तो क्या इस खिलवाड़ का नतीजा भी हम सब भुगतेंगे? बिल्कुल। आज हम ये तो हम जितना भी बोलें, हम एक साइड हम जितनी भी रिसर्च करें और जितनी भी तकनीक को हम आगे मानते चले जाएं, लेकिन हर टेक्नोलॉजी का हम पर मुझे मतलब ऐसा दिखता है कि कोई बहुत कहीं ना कहीं उसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो। चाहे वो तो मोबाइल ले लो, हमारी सोशल जो सामाजिक दुनिया खत्म हुई, चाहे वो कोई भी तरह का ले लो, चाहे वो हमने इंसान ने जब भगवान को जब भी चैलेंज दिया है तो उसको सबक मिला है। बिल्कुल, मतलब चाहे हम वो खाना बनाने का गैस या माइक्रोवेव जैसी चीज़ें ले लो कि हम कहते हैं माइक्रोवेव की वेव और रेडिएशन अच्छा नहीं है, ये है, मतलब हर चीज़ में जितनी भी हमने चीज़ें बनाई हैं तकनीक से, तो अभी दोनों तरह, इसीलिए हम इतना ज़्यादा अभी इस पे बात करते हैं कि पुराने तरीक़ों पे भी सस्टेनेबल लिविंग पर बात करते हैं। तो वो जब हम बात करते हैं तो हम इस बात को तो हमेशा स्वीकार कर रहे होते हैं कि हाँ, जो नेचुरल था, जो नेचर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, हम कुछ भी करें तो उस नेचर को बचाने की कोशिश तो हमेशा हमें करनी पड़ेगी और चाहिए भी। तो ये नेचर के साथ तो खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम समझ सकते हैं कि माँ बनने की ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है, पिता बनने की ख्वाहिश भी तुम भी समझ सकते हो कि बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्या उसके लिए प्रकृति से छेड़छाड़, नेचुरल, उसमें क्या उनके लिए भी वो अच्छा है? जो बच्चे आएंगे खुद, क्या एट द एंड तो वो ह्यूमन ही होंगे, मतलब टेक्नोलॉजी में जन्मे, बट तो क्या उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी? मैं वही कह रहा हूँ कि इंसान अब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए न जाने कितने चीज़ों को दांव पे लगाता चला जा रहा है, और उसका रेपरकशन क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा कि इस तरीके से चीज़ें सामने आ रही। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ज़्यादा अक्सर देखा होगा, हम लोग बातचीत में चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं। कोई बच्चा अगर बदतमीज़ी कर रहा है या कोई भी आदत उसकी मिलती जुलती उसके मदर फादर से होती है, तो उसको तुरंत मिलता है तुम्हारी माँ भी ऐसी है, तुम्हारे पापा भी ऐसे हैं। तो क्या वो रोबोट से कुछ इनहेरिट कर लेगा इस तरह की कोई आदत, या फिर डिज़ाइनर बेबीज़ आएंगे, लोग प्लान करेंगे कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए जिसके सुनहरे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग हो, जो टिपिकल चीज़ें कही जाती हैं? ये तो उज्जवल बिल्कुल होगा, बेशक, मतलब ये ज़रूर होगा, क्योंकि अगर जब हमारे पास ये ऑप्शन आया कि आप बच्चे का मतलब जो सरोगेट करने में या सर्जरी के ज़रिए जो बच्चे पैदा होने लगे, तो उसमें भी पेरेंट्स ने डेट टाइम चुनना, एस्ट्रोलॉजिकली जाना, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। अभी इसमें भी IVF और IVF जो कर रहे हैं, या उसमें भी ये वाली सारी चीज़ें हो गई कि हम अपनी चॉइस का तरह का मतलब बच्चा चाहते हैं, या तो इंटेलिजेंस उसका देखते हैं लोग, IQ कैसा है जो पेरेंट के से हम करवा रहे हैं, वो सारे तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो रोबो जब होगा तो यही एक डर सबसे बड़ा है कि वो कितना मशीनीकरण इतना जो हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो लाएंगे कि वो कंप्यूटर की तरह तेज होना चाहिए, मतलब उस तरह की जो चीज़ होगी ना कि आपका सब चीज़ें, सारे एंगल उसमें हो, इतना परफेक्ट होगा तो वो इंसान नहीं लगेगा। हम तो कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो क्या हम उसमें गलतियां भी प्लान करेंगे? कौन सी वाली गलतियां हैं? अब हाँ, वो ज़रूर हमें वक्त का इंतज़ार उसके लिए करना पड़ेगा कि वो किस तरह की गलतियाँ करेंगे, मतलब होंगी उसमें, या इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह के सुधारों की गुंजाइश होगी, की जा सकेंगी। लेकिन हाँ, ह्यूमन एंगल जो है, जो एक हम कहेंगे कि मतलब भावनात्मक जो वो है, इमोशंस हैं, वो ज़रूर मिसिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं। स्पेशली जो पेरेंट बनेंगे उसमें, उनके लिए भी वो टच, वो जो है, वो कितना जुड़ाव उनका जब होगा, तो सोचने के लिए तो ये है कि हमारा बच्चा है, लेकिन जब वो जो जुड़ाव रहेगा वो किस तरह से उनका होगा। मतलब एक और बात है, बच्चों के बारे में कहते हैं ना कि बच्चा रो रहा हो तो अपनी माँ के गोद में जाकर वो चुप हो जाता है। तो बच्चे को कैसे पता लगता है या माँ की गोद है, मतलब बुआ की गोद में नहीं होगा, मौसी की गोद में नहीं होगा, माँ की गोद में होगा। तो क्या वो सारी फीलिंग्स बच्चे के अंदर होगी? क्या कहीं हम उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं बना रहे हैं अनजाने में, जो बच्चे पैदा होंगे उस तरह से, कि उनके अंदर कुछ ऐसी इश्यूज़ हों जो कि आमतौर पर इंसानों को समझ में ना आए कि इसको टैकल कैसे करना है? वो भी हो सकता है, लेकिन एक उसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी होगा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स के पहले इतने चेक हो जाएंगे कि वो चीज़ें आए ही नहीं। तो ये भी एंगल हो सकता है कि वो बच्चे बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत मानसिक रूप से बहुत तेज़ होंगे,
क्योंकि रोबोट की तरीके से होंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा उसका। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंतज़ार तो रहेगा। अभी हमने एक ख़बर पढ़ी है, मुझे याद है अगस्त 2025 का टाइम्स ऑफ इंडिया है जहाँ पर ये ख़बर आई है, और ख़बर हमने बहुत देरी से मेरी नज़र पड़ी, लेकिन इनफैक्ट सुजाता ने मुझे बताया। तो मुझे लगता है कि अगर अखबार में ये ख़बर छपी है कि इस पर काम हो रहा है, इसका मतलब ये काम कल से, परसों से या 2-4 महीने पहले शुरू नहीं हुआ होगा, ये काम बहुत पहले शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत पहले से ये रिसर्च हो रही है, इस तरह का ये हो रहा है। और अभी जैसे सरोगेसी को लेकर के भी इतना हो चुका है कि उस पर भी रोक लगने की और उसकी बात हो रही है। तो ऐसे में लोगों के लिए, पूरी दुनिया भर से लोगों के लिए बहुत बड़ा एक तरह का रिलीफ भी होगा कि उनको एक तैयार बच्चा मिल जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, रोबोट सारे काम करेगा। पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी जिसमें कोई पेन नहीं होगा। बहुत सारे मतलब मदर्स तो इस बात से, हम लोग मतलब जब हमने डिलीवरी हुई है तो हमें मालूम है कि हम कितना पेन से गुजरते हैं और कितना डरते हैं उस पेन को लेकर के भी जब होता है। तो एक वो भी चीज़ होगी। लेकिन हाँ, उसका मुझे लगता है इसकी रिसर्च और ये चीज़ें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और किस हद तक ये सक्सेसफुल होगा और क्या क्या उसके नुकसान होंगे उन पे पहले बहुत बात होनी चाहिए, उसके इस तरह की चीज़ों के आने के पहले। सुजाता, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद हमारी इस बातचीत से ही पता चला होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है या होने जा रहा है या इस बारे में सोचा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये खबर जब आपको पता चलती है कि अब एक रोबो वूम यानी एक रोबोट के ज़रिए बच्चा पैदा करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको सुनकर जानकर आपको डर लग रहा है, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, या मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, तो इस पर हमें ज़रूर लिखकर बताइए। मुझे लगता है कि हमारा डिस्कशन काफ़ी हमने पूरा कर लिया है, सारे एस्पेक्ट्स लिए कर लिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ लगता है कहने के लिए तो ज़्यादा बताओ, क्या लग रहा है जो हमने छोड़ दिया है? मुझे लगता है हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी, और मैं भी बहुत मतलब इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि तुम्हारे दर्शक इस खबर को किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बिल्कुल कमेंट कीजिए और हमें भी बताइए। थैंक यू सुजाता। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।